Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis is speaking at the Aaj Tak Manthan. Let's cross live. सबसे ज्यादा मीट ये बफेलो का होता है, बीफ बफेलो का होता है और इसके ऊपर कोई बंदी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो बात प्रधानमंत्री ने कही पिंक रेवोल्यूशन का जिक्र जब इलेक्शन से पहले किया था और आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें दो अलग अलग रास्ते हैं। इस देश के भीतर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ चुका है। बिल्कुल, जो एक्सपोर्ट बढ़ा है वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बफेलो मीट का बीफ का एक्सपोर्ट होता है जिसके ऊपर कोई बंदी नहीं है, वो लगातार हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट ने कहा है कि गौवंश की सुरक्षा के लिए आप क्या गौवंश का जिक्र किया है, गौवध का नहीं किया है। गौवंश का मतलब सारी चीजें उसमें आ गई और जो स्थिति इस देश के भीतर है उसमें आपकी सहमति है कि गौवंश पे पूरी तरह प्रतिबंध लग जाना चाहिए। देखिए, हमारे राज्य ने तो लगाया है। नहीं, आप बफेलो का जिक्र भी कर रहे हैं, गौवंश में देखिए, बफेलो ये गौवंश में नहीं आता सर। गौवंश में हर बकरी भी आ जाती है। नहीं आती, ये हो जाती नहीं आती साहब, नहीं आती। बफेलो भी नहीं आती? नहीं आती, सिर्फ गाय होता है। गाय बैल जो गौ का वंश है उसमें आता है, उसमें बफेलो भी आ जाता है। नहीं आती है साहब। आप नया कानून बनाएंगे तो मुझे पता नहीं, कानून नहीं, पर जो हमने कानून तैयार किया है जिसको हाईकोर्ट ने मान्यता दी है और जिसको सभी ने मान्यता दी है उसमें गौवंश में बफेलो नहीं आती। नहीं, ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि हिमाचल कि जो हाई कोर्ट है ना उसके भीतर में ये लिखा हुआ था। नहीं, देखिए वो तो मैंने पढ़ा नहीं है, पर जहां तक मेरी जानकारी है और जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी अप्रिशिएट किया है और संविधान में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें भी जो चीजें कही गई है इसमें भी कुछ इससे पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक केसेस गई थी उसमें भी उसको अप्रिशिएट किया गया है। गोवंश में बफेलो नहीं आता है। एक मुश्किल ये हो जा रही है कि गोवध या गोवंश का जिक्र होते ही अचानक झटके में एक हिंदुत्व शब्द आ जाता है। आपने अच्छा किया, सनातन संस्था के एक एक्टिविस्ट को अरेस्ट भी किया गया पंसारे की हत्या में। दिल्ली में भी कुछ दिन पहले केरल हाउस में जो कुछ हुआ, मान्यता क्या है बतौर मुख्यमंत्री आपकी राज्य की? क्या ये गलत हिंदू शब्द के जरिए, हिंदुत्व कट्टरवाद के जरिए इस देश के भीतर कुछ लोग बरगला रहे हैं, उन सब पे प्रतिबंध लगना चाहिए या उनकी बात सुनी जानी चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है और इस जीवन पद्धति में सबसे ज्यादा महत्व सहिष्णुता को है। ये भारत की संस्कृति इसलिए जीवित रही कि इस संस्कृति में ये शक्ति थी कि जितने आक्रांताओं ने इस पर आक्रमण किया, अपनी संस्कृति के, हिंदू संस्कृति के मूल तत्व को बरकरार रखते हुए अलग अलग संस्कृतियों को हमने अपने आप में समाहित किया। और इसलिए आप अगर देखें तो दुनिया ने जिनको नकारा वे सारे इस देश में आए और इस देश में उनको जगह मिली, उनको पनाह मिली और इस देश की संस्कृति के साथ वो हमेशा आगे बढ़ते रहे। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुत्व ये सहिष्णुता है, ये एक जीवन की पद्धति है और इस जीवन की पद्धति को मानने वाला वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पूजा पद्धति का हो, हम उसको अलग नहीं मानते। और जहां तक कुछ लोगों का सवाल है, जो लोग हिंदुत्व के नाम पर अगर गलत काम करते होंगे तो मेरा मानना सीधा है, संविधान ने ऐसा कोई हक किसी को दिया नहीं, न मेजॉरिटी को दिया है न माइनॉरिटी को दिया है। कोई भी अगर संविधान सम्मत काम करेगा तो इस देश में वो उसका सम्मान होगा और संविधान से अलग काम कोई भी करेगा, वो मेजॉरिटी हो, माइनॉरिटी हो, जात हो, धर्म हो, कोई भी हो, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसका मतलब आपका हिंदुत्व अलग, शिवसेना का हिंदुत्व अलग? देखिए, उनका हिंदुत्व क्या है मुझे पता नहीं, मैं तो अपने हिंदुत्व की बात करता हूं। और जो हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे लिखा रहता है, आपने कहा हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ है, आप ही बोल रहे हैं। उनके हिंदुत्व में कालिक पोतना है, आपके हिंदुत्व में सहिष्णुता है। देखिए, उनके हिंदुत्व का जवाब वो देंगे, वो मुझे क्यों मांगते हो? मैं थोड़ी उनका स्पोक्स पर्सन हूं, मैं तो मेरा हिंदुत्व क्या है ये बताऊंगा। इसका मतलब है कि हिंदुत्व भी पार्टी देखती है, हिंदुत्व भी पार्टी के लिहाज से चेंज होगा। नहीं, मैं नहीं मानता। देखिए, मूल रूप से जो हमारी मान्यताएं हैं उनकी ओर देखने का अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग नजरिया हो सकता है, लेकिन इसका जो मूल तत्व है वो तत्व कभी बदल नहीं सकता। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत साफ शब्दों में ये कहा था कि भारत की संस्कृति और हिंदू जीवन पद्धति एक सागर की तरह है। अलग अलग विचार, अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म ये नदियों की तरह है जो नदियों की तरह बहते हुए आती है और एक सागर में समाहित होकर एक सत्य की ओर जाती है। उस सत्य को आप किसी भी नाम से पुकार लीजिए,
और मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद से बड़े हिंदुत्ववादी और तो कोई थे नहीं, और इसलिए इतने स्पष्ट शब्दों से इस जीवन पद्धति का, इस हिंदुत्व का उन्होंने जो व्याख्या दी है, मैं ऐसा मानता हूं उससे बेहतर व्याख्या नहीं हो सकती। एक आखिर में बताइए, आप मुश्किल में है ना शिवसेना के साथ सत्ता चलाते हुए? नहीं जी, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों को लगता है, देखिए अभी 1 साल मेरा पूरा हो रहा है, 31 तारीख को होगा। हो गया सर, कल तो 1 साल 1 दिन हो जाएगा। नहीं 31 को चाहिए, अब 30 तारीख आ जाए। नहीं, अभी 31 तारीख जो आएगी, हाँ। वो 1 साल मेरा पूरा होगा, उस दिन शपथ ली थी मैंने। लेकिन वो छोड़ दीजिए, मूल रूप से इस 1 साल में हर सप्ताह में हमारी कैबिनेट की बैठक होती है, और सारे कैबिनेट के निर्णय पूरे 1 साल में हमने यूनानिमसली लिए है। एक भी निर्णय, स्प्लिट निर्णय हमने नहीं लिया है। तो ये बाकी चीजें चलती रहती है। अभी क्या होता है कि ये थोड़ी खबर होती है कि बीजेपी शिवसेना बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, विचार आचार चल रहा है, ये थोड़ी खबर होती है। कोई कुछ बोल देता है तो कैसा इन दोनों में झगड़ा चल रहा है, ये खबर होती है। आपको भी अपना टाइम पास करना है, प्रिंट मीडिया को अपनी जगह भरनी है, और हमको अपना काम करना है। नहीं, टाइम पास तो आप कर रहे हैं क्योंकि आपका खून हरा हो गया है। आपका खून हरा हो गया है, इसका जिक्र और कोई नहीं आपके साथ लाल खून वाले कर रहे हैं। देखिए, कोई भी पेपर, न्यूज़पेपर कोई बात अगर छापता है, नहीं छापता नहीं है, कहा छापता है। नहीं जी, किसने कहा? उद्धव ठाकरे। नहीं था। खून हरा हो गया है प्रधानमंत्री का, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। देखिए, आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, प्रधानमंत्री का खून हरा हुआ है, उद्धव ठाकरे जी ने कभी नहीं कहा। आप दिखा दीजिए। भाई, हमारा प्रॉब्लम यह है, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, और माफ कीजिएगा मुझे, पर ये हिंदी और इंग्लिश मीडिया के साथ ज्यादा होता है। उद्धव ठाकरे जी भाषण मराठी में करते हैं और आप लोगों को समझ में आता नहीं है, और उसके इतने आप अलग अलग अर्थ निकालकर हमको ठोक देते हो। इसका मतलब ये माना जाए कि सामना के संपादक को बदल दिया जाए? नहीं जी, बदले चाहे नहीं बदले उनकी बात है। नहीं, हम थोड़े अभी देखिए, समझ ही नहीं आता, सामना में छपता अभी कभी टाइम्स ऑफ इंडिया हमारे ऊपर टीका करता है, कभी लोक सत्ता हमारे ऊपर टीका करता है, कभी एक्सप्रेस करता है, कभी हिंदू करता है। हम थोड़ी उनके पास जाते हैं, आपके एडिटर को बदल दीजिए। उनका काम वो करते हैं, हमारा काम हम करते हैं। नहीं, हम सामना उनका मुखपत्र है इसलिए हमने कहा। आपको लगता होगा, देखिए मूल रूप से हमारे लिए सामना किसी भी न्यूज़पेपर की तरह है, वो कोई गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है। इसका मतलब ये मान लिया जाए कि शिवसेना और बीजेपी 2 अलग अलग धाराएं हैं। आप हाँ बोलते जाए तो हम उसके आगे बढ़ते चले जाएंगे, अब क्योंकि लास्ट पेज में है। दोनों अलग अलग धाराएं हैं। ऐसा थोड़ी होता है, आप पूरा बोलिए तो जवाब दूंगा। नहीं, आपका रास्ता जो है जिस दिशा में जा रहा है, शिवसेना उल्टी दिशा में जा रही है, आप नहीं मान रहे हैं? नहीं, ऐसा थोड़ी है। सरकार तो एक ही दिशा में जा रही है, अलग अलग दिशा में थोड़ी जा रही है। आपके हर काम को लेकर शिवसेना सवाल खड़ा करती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करती। उनकी हर बात पे सहमति है? आप जो करते हैं अच्छा करते हैं, ठीक करते हैं? देखिए, कुछ बातों में असहमति हो सकती है, 2 अलग अलग पार्टियां हैं। वो कौन सी बात होगी जिस पे लेकर असहमति है? नहीं, किसी भी बात पर हो सकती है। ऐसे थोड़ी है कि उनके विचारों में एक आधी चीज नहीं पटती होगी तो वो उसकी असहमति प्रकट करेंगे। 2 अलग अलग पार्टियां। मैंने पहले ही कहा, हमारे आचार विचार और कार्य संस्कृति में कुछ न कुछ भिन्नता होगी, तभी हम 2 पार्टियां हैं। अगर सारी चीजें सरी की होती तो 2 पार्टियां क्यों होती, एक ही पार्टी होती। प्रधानमंत्री ने भाषण देते वक्त कहा था, हफ्ता वसूली पार्टी शिवसेना को। आपको याद है? याद आपने गलत सुना, एनसीपी को कहा था। वसूली पार्टी जो वसूल करती है हफ्ता। हम उस भाषण का हिस्सा सुनवाएं आपको? नहीं, जरूर सुनवाइएगा, लेकिन मैं आपको इतना स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि चुनाव हम दोनों अलग अलग लड़े। हम दोनों को कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ मैंडेट मिला, उस मैंडेट के चलते हम साथ में आए हैं। और मैंने साफ शब्दों में आपको कहा, हमारे आचार विचार और कार्य पद्धति अलग है। हम 2 अलग अलग पार्टियां हैं, चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़कर अभी साथ में आए हैं। 1 साल पूरा हुआ, आपका सबसे बड़ा चैलेंज अब बता दीजिए, आपके सामने आपको नजर क्या आता है? इंटरव्यू खत्म। देखिए, मेरे सामने सबसे बड़ा संकट ये कृषि का है, और जब तक महाराष्ट्र में सस्टेनेबल इस प्रकार की कृषि हम खड़ी नहीं करते, तब तक महाराष्ट्र कितना भी विकसित हो जाए, हम उस विकास को सामान्य आदमी तक नहीं पहुंचा पाएंगे। आज भी अगर महाराष्ट्र का जीडीपी हम देखेंगे तो उसमें कृषि का हिस्सा केवल 11% है, लेकिन कृषि से जिनको रोजगार मिलता है उनका हिस्सा 45 से 55% है। तो इसका मतलब यह है कि कृषि में 2 प्रकार के संकट है। एक, जो कृषि उपज है
उसकी उत्पादकता बढ़ाना, और दूसरा कृषि के ऊपर रोजगार के लिए जो भार है उसको कम करके उसमें आवश्यक जितना रोजगार पैदा होता है उतने ही लोग उसमें रहे, और बचे हुए लोगों को हम रोजगार का दूसरा अवसर दें, उनको मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में हम लाए। ये जब हम कर पाएंगे तब मुझे ऐसा लगता है कि एक सस्टेनेबल कृषि तैयार होगा। हमारी जो जनसंख्या है उनको हम कुछ न कुछ पैमाने पर रोजगार दे पाएंगे और महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। टारगेट 2019 टारगेट 2019 ये सूखा मुक्त महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र फडणवीस जी।